हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ फ्रेंड्स, एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर जिसका नाम है स्टैटिक जीके। टॉप 100 प्रश्नों की आज हम इसमें बात करने वाले फ्रेंड्स स्टैटिक जीके की। मैं उन्हीं चुनिंदा प्रश्नों को लिया हूँ फ्रेंड्स जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, तो मैं उन्हीं प्रश्नों को लेकर आया हूँ फ्रेंड्स, ठीक है ना। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के ऑल कर लीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। यदि आपको पीडीएफ चाहिएगा फ्रेंड्स तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में किसको क्षमादान संबंधी शक्ति प्रदान की गई है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के अंतर्गत क्षमादान शक्ति प्रदान की गई है, यानी राष्ट्रपति सजा को माफ़ कर सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 161 में किसको क्षमादान संबंधी शक्ति प्रदान की गई है? तो देखिए अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को प्रदान की गई है, जबकि अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को प्रदान की गई है, ठीक है ना। तो ये दो आपके काफ़ी अति महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आप फैक्ट याद कर लीजिए इसमें, राज्यपाल मृत्युदंड एवं कोर्ट मार्शल सैन्य अदालत के तहत सजा प्राप्त व्यक्ति की सजा को माफ़ कर सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स बृहदेश्वर मंदिर जो है वो तमिलनाडु के तंजावर में स्थित है, जिसका निर्माण राजा राम प्रथम यानी चोल शासक राजा राम प्रथम ने किया था। तो बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो तमिलनाडु के तंजावर में। देखिए ये काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। अगला है, महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स महाबोधि मंदिर जो है वो बोध गया बिहार के अंदर स्थित है। तो बोध गया बिहार में कहाँ है महाबोधि मंदिर, यानी इसको जो है बोध गया बिहार हो जाएगा। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया के अंदर हुई थी फ्रेंड्स। इस समय जो फल्गु नदी है वहीं पर उनको बुद्ध की प्राप्ति होती है, भगवान बुद्ध को, ठीक है ना। कहाँ पड़ता है बोध गया? बिहार में। तब जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई फ्रेंड्स तो यही गया का नाम बदल के क्या कर दिया गया? बोध गया, ठीक है। अगला है प्रश्न, संथारा प्रथा किस धर्म से संबंधित है? तो संथारा प्रथा जो है ये जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है फ्रेंड्स। आखिर संथारा प्रथा होता क्या है ना? तो उपवास से स्वैच्छिक मृत्यु को संथारा कहा जाता है, यानी कोई व्यक्ति इसको अपने कमरे में बंद कर लेता है और बिना खाए पिए उसमें मर जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसी को कहा जाता है संथारा प्रथा, और किससे संबंधित है? जैन धर्म से है। अगला प्रश्न है, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली एशिया तथा भारत की पहली महिला तैराक कौन है? तो फ्रेंड्स इंग्लिश चैनल को पार करने वाली एशिया की तथा भारत की पहली महिला तैराक हैं आरती साहा। इन्होंने फ्रेंड्स 1959 में तैर कर पार किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो मिहिर सेन है प्रथम भारतीय, ठीक है। अगला प्रश्न है, पारसी धर्म के संस्थापक कौन है? तो पारसी धर्म के संस्थापक फ्रेंड्स जरथुष्ट्र। कौन है? जरथुष्ट्र। अगला प्रश्न है, किस शहर को अंडों का शहर कहा जाता है? तो फ्रेंड्स नमक्कल तमिलनाडु में पड़ता है, जिसे एक सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। अंडों का शहर कहा जाता है नमक्कल तमिलनाडु को, ठीक है। मेरा देश मेरा जीवन पुस्तक के किसके द्वारा लिखी गई है? तो मेरा देश मेरा जीवन फ्रेंड्स पुस्तक लिखी गई है लाल कृष्ण आडवाणी, यानी माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाल कृष्ण आडवाणी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, असम का राजकीय पशु क्या है? तो एक सींग वाला गैंडा, ठीक है फ्रेंड्स। एक काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है असम के अंदर। तो राजकीय पशु क्या है असम का? तो एक सींग वाला गैंडा है, इसको आप याद रखिएगा। देखिए ये जो भी प्रश्न मैं लिया हूँ फ्रेंड्स ये सब के सब रिपीटेड प्रश्न हैं एग्जाम में, इसीलिए मैंने इसको चुन लिया हूँ। अगला क्वेश्चन, एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा नेशनल पार्क विश्व में प्रसिद्ध है? तो अभी मैंने बताया फ्रेंड्स काजीरंगा नेशनल पार्क जो है असम के अंदर है, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में पशुओं की संख्या सर्वाधिक है? तो फ्रेंड्स भारत जो है इसमें पशुओं की संख्या सबसे ज़्यादा है, जो कि विश्व के कुल पशुओं का 16% अकेले ही भारत के अंदर फ्रेंड्स पशु रहते हैं। अगला प्रश्न है, सिगरेट लाइटर में निम्न में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो जो सिगरेट का लाइटर होता है फ्रेंड्स जो जलाया जाता है उसमें ब्यूटेन भरा होता है, यानी इसको जो क्या भरा जाता है फ्रेंड्स? तो ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन है, वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? तो के.एम. मुंशी ने किया था। वन महोत्सव का शुरुआत किसने किया था? के.एम. मुंशी ने। अगला स्टैटिक जीके का प्रश्न फ्रेंड्स, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 में, ठीक है ना। 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है और कई बार ये रिपीटेड प्रश्न है।
साइमन कमीशन को अन्य किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स? तो व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना जाता है। देखिए व्हाइट मैन कमीशन इसलिए कहा गया क्योंकि इस कमीशन में कोई भी भारतीय को जगह नहीं दिया गया, इसलिए इसको कहा गया व्हाइट मैन कमीशन। ठीक है, साइमन कमीशन का क्या उद्देश्य था? तो साइमन कमीशन का उद्देश्य था फ्रेंड्स भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना। ठीक है ना, साइमन कमीशन का उद्देश्य था भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना। अगला प्रश्न है, मुगल दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेज कौन था? तो फ्रेंड्स मुगल दरबार में आने वाला जो प्रथम अंग्रेज था वो था कैप्टन हॉकिंस। 1609 ईस्वी में आया था। कौन था फ्रेंड्स? कैप्टन हॉकिंस, जो मुगल दरबार में प्रथम अंग्रेज आया था। कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया था फ्रेंड्स? जहांगीर के। ठीक है ना, जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस आया था। अगला क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, किसने किया था फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना? तो लॉर्ड वेलेजली ने किया था। मंत्रिमंडल की संख्या लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या के कितने प्रतिशत अधिक नहीं हो सकती? तो फ्रेंड्स वो 15% से अधिक नहीं हो सकती, यानी लोकसभा में जितने भी सदस्य हैं उसके 15% को ही मंत्री बनाया जा सकता है, उससे ज़्यादा मंत्री नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, ये प्रावधान जो है फ्रेंड्स 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत किया गया था। ठीक है, कि किसी भी मंत्रिमंडल में अगर मंत्रियों की संख्या होगी तो कितना होगी? वो 15% से ज़्यादा नहीं होगी। कह रहा है संसद के खर्चे किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? तो फ्रेंड्स नियंत्रक और महालेखा जो परीक्षक होता है यानी कैग, इसके द्वारा फ्रेंड्स संसद के खर्चों को नियंत्रित किया जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीबीसी अपने पद पर बना रह सकता है? तो फ्रेंड्स वो रह सकता है 4 वर्ष अधिकतम या 65 वर्ष तक, जो भी पहले हो। अगर 4 वर्ष पहले उसका पूर्ण हो जाएगा तब वो सेवानिवृत्त हो जाएगा, अगर वो 65 वर्ष पहले पूर्ण हो जाएगा तब भी वो सेवानिवृत्त हो जाएगा फ्रेंड्स। तो देखिए ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि 5 वर्ष आप जानते हैं लेकिन 4 वर्ष नहीं जानते हैं, इसलिए आप याद रखिएगा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो सीबीसी है वो अपने पद पे 4 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो वहाँ तक अब रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महिला समाज सुधारक को पंडिता के उपनाम से जाना जाता है? तो रमाबाई को फ्रेंड्स, रमाबाई को पंडिता के उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, किसको जाना जाता है? तो रमाबाई को। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? तो रमाबाई ने ही फ्रेंड्स किया था महाराष्ट्र आर्य महिला समाज की स्थापना 1881 ईस्वी में। ठीक है ना, इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक थे फ्रेंड्स स्वामी दयानंद सरस्वती, जो 1875 में फ्रेंड्स इन्होंने स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, सप्तरथ मंदिर यानी सप्त पैगोडा जिसे कहा जाता है कहाँ स्थित है? तो ये है महाबलीपुरम, तमिलनाडु के अंदर स्थित है। सप्त रथ मंदिर महाबलीपुरम में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो दरबार फ्रेंड्स वो अजमेर में है। अजमेर कहाँ पड़ता है? राजस्थान के अंदर स्थित है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह। अगला क्वेश्चन है, किस सूफी संत की दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था? तो मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर जाता था फ्रेंड्स। अकबर जो है कई बार दर्शन के लिए जाता था मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर। अगला क्वेश्चन है, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो मिल्खा सिंह को। ठीक है फ्रेंड्स, ये धावक है मिल्खा सिंह जिसे फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है, जिनका निधन हुआ था 2021 में। ठीक है ना, हाल ही में इनका निधन हो गया है, तो ये भी चर्चा में रहा, इसको आप याद रखिएगा। भाग मिल्खा भाग फिल्म के निर्देशक कौन थे? तो फ्रेंड्स भाग मिल्खा भाग के निर्देशक हैं राकेश ओम प्रकाश मेहरा। कौन है? राकेश ओम प्रकाश मेहरा। फरहान अख्तर ने मिल्खा सिंह की भूमिका निभाई थी इसमें। ठीक है ना, इस फिल्म में किसने भूमिका निभाई थी? फरहान अख्तर ने। देखिए फिल्म में से भी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मिल्खा सिंह की भूमिका किसने निभाई थी, तो फरहान अख्तर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? तो वेलेंटाइन चिरोल ने। वेलेंटाइन चिरोल ने फ्रेंड्स बाल गंगाधर को भारतीय अशांति का जनक कहा था। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था? तो लाहौर का अधिवेशन जो 1929 में हुआ था, यानी 1929 में जो लाहौर का अधिवेशन हुआ था उसी समय फ्रेंड्स पूर्ण स्वराज की शपथ जो है वो लिया गया था। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे फ्रेंड्स प्रथम भारतीय जिन्होंने नोबेल पुरस्कार दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर की अगर बात करें फ्रेंड्स तो इनको किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था।
किस साहित्य के लिए दिया गया था? तो इनकी एक रचना थी गीतांजलि। तो आप काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। गीतांजलि के लिए इनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1913 ईस्वी में दिया गया था। भारत की प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो मदर टेरेसा। ठीक है ना, अगर महिला पूछ ले कि भारत की प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता, तो मदर टेरेसा है। मदर टेरेसा को किस क्षेत्र में दिया गया था फ्रेंड्स? तो शांति के क्षेत्र में दिया था। 1979 को शांति के क्षेत्र में मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर। कौन थे फ्रेंड्स? गणेश वासुदेव मावलंकर थे भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार। ठीक है ना, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार थी। अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष यानी लोकसभा स्पीकर जो होता है फ्रेंड्स, वही निर्णय करता है कोई धन जो है वो धन विधेयक है या नहीं। ठीक है ना। अगला प्रश्न, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो फ्रेंड्स, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है ना, लेकिन अगर संसद के दोनों सदनों की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, लेकिन अगर दोनों सदनों को बुलाता कौन है फ्रेंड्स? तो दोनों सदनों को, ठीक है, मीटिंग के लिए बुलाता है राष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो बुलाता है फ्रेंड्स राष्ट्रपति। अभी मैंने आपसे बताया, जो कि अनुच्छेद 108 के तहत संसद की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है और इस संयुक्त की बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है कहाँ? देहरादून के अंदर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, 1948 में अमृतसर के सिख मंदिर में सिख अलगाववादियों को हटाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो फ्रेंड्स, 1984 में सिख मंदिर से सिख अलगाववादियों को हटाने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चला गया था। इसको याद रखिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक बार फिर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स, ये जो प्रश्न है मैंने बार बार आपके एग्जाम में जो पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों को लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1998 में कारगिल युद्ध सेक्टर में घुसपैठियों को हटाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन विजय। ठीक है ना, कारगिल सेक्टर से घुसपैठियों को हटाने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के मध्य स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? मैक-मोहन रेखा कहा जाता है। ठीक है, वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच कहा जाता है रेड क्लिप। ठीक है फ्रेंड्स, रेड क्लिप। अगला प्रश्न है, भारत और चीन के मध्य मैक-मोहन रेखा कब निर्धारित की गई थी? तो 1914 में निर्धारित की गई थी। मैक-मोहन रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो 890 किलोमीटर है मैक-मोहन रेखा की लंबाई। अगला प्रश्न है, वास्तविक नियंत्रण रेखा जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC कहा जाता है, किन दो देशों के मध्य सीमा रेखा है? तो भारत और चीन के बीच है फ्रेंड्स LAC। ठीक है, भारत द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC को कब स्वीकार किया गया था? तो 1993 में भारत ने LAC को स्वीकार किया था। चीन की भारत में कितनी सीमा लगती है? तो 3488 किलोमीटर। ठीक है ना, 3488 किलोमीटर भारत की सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है? तो 4096.7 किलोमीटर बांग्लादेश की लगती है, जबकि उसके बाद 3488 किलोमीटर सीमा लगती है भारत से चीन की। ठीक है, भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश चीन से सीमा बनाते हैं? तो 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है फ्रेंड्स, जो कि चीन से सीमा साझा करता है। अगला जो कौन कौन राज्य है फ्रेंड्स? तो हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये जो 4 राज्य हैं ये चीन से साझा करते हैं, और एक है फ्रेंड्स केंद्र शासित प्रदेश जो बना है लद्दाख, ये भी चीन से अपनी सीमा रेखा साझा करता है। अगला प्रश्न है, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत उपमहाद्वीप और चीन के मध्य जल विभाजक बनाती है? तो जो काराकोरम पर्वत है फ्रेंड्स, वो जो है भारत और चीन के, भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के बीच में जल विभाजक का कार्य करता है काराकोरम पर्वत श्रेणी। ठीक है, भारत कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है? तो फ्रेंड्स, भारत जो है वो 7 देशों के साथ करता है। ठीक है ना, सबसे सर्वाधिक कितना बांग्लादेश से करता है? 4096.7 किलोमीटर, चीन से 3488 किलोमीटर की, नेपाल से जो होता है 1751 किलोमीटर, भूटान से 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, अफगानिस्तान से सबसे कम 106 किलोमीटर और 3323 किलोमीटर साझा करता है पाकिस्तान के साथ, जबकि म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। ठीक है, तो भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? तो 7 है। अगला प्रश्न है, नेपाल देश की सीमा के साथ भारत के कितने राज्य लगते हैं? तो भारत के 5 राज्य लगते हैं नेपाल राज्य सीमा के साथ। कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये जो 5 राज्य हैं फ्रेंड्स, ये नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न है, नेपाल के साथ भारत की कितनी सीमा लगती है?
तो 1751, मैंने पीछे भी बताया 1751 किलोमीटर की सीमा लगती है। भारत का कौन सा राज्य नेपाल से सर्वाधिक सीमा बनाता है? तो बिहार राज्य, जो कि 1751 किलोमीटर से अकेले 726 किलोमीटर की सीमा बिहार राज्य से लगती है नेपाल की। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जिसकी सीमा 3 देशों से लगती है, तो वो है लद्दाख। ठीक फ्रेंड्स, क्या है? लद्दाख किन किन देशों से लगती है? तो पाकिस्तान से भी लगता है, चीन से भी लगता है और अफगानिस्तान से भी लगता है। तो भारत का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है फ्रेंड्स लद्दाख। ठीक है। अगला प्रश्न है, म्यांमार यानी जिसे बर्मा कहा जाता है, देश भारत से कितनी सीमा साझा करता है? तो अभी मैंने बताया जो म्यांमार फ्रेंड्स वो 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। म्यांमार देश से भारत के कितने राज्य सटे हुए हैं? तो 4 राज्य हैं म्यांमार देश से। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। ये 4 राज्य हैं जो फ्रेंड्स भारत के साथ म्यांमार की सीमा लगाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भारत और म्यांमार के मध्य सीमा बनाती है? तो कलादान नदी। ठीक है ना। कलादान नदी फ्रेंड्स भारत और म्यांमार के मध्य सीमा बनाती है। म्यांमार को भारत से कब अलग किया गया था? तो फ्रेंड्स 1937 ईस्वी को म्यांमार से भारत को अलग कर दिया गया था। ठीक है। भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्धारण कौन सी पर्वत श्रेणियाँ करती हैं? तो खासी, पटकोई, अराकायनोमा पर्वत श्रेणियाँ, ये जो हैं फ्रेंड्स ये तीनों श्रेणियाँ जो है भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्धारण करती हैं। अगला प्रश्न है, किस देश के साथ भारत सबसे कम स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो अफगानिस्तान के साथ करता है। अभी मैंने बताया 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है सबसे कम अफगानिस्तान से। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान देश की भारत में कितनी सीमा लगती है? तो अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर, अभी मैंने पीछे भी बताया। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की सीमा अफगानिस्तान से लगती है? तो लद्दाख से लगती है। ठीक है। लद्दाख से ही मात्र लगता है 106 किलोमीटर की सीमा। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो डुरंड रेखा को। ठीक है ना। देखिए, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा, ठीक है। उसके बाद रेड क्लिप रेखा होती है किसके बीच? तो ये होती है पाकिस्तान और भारत। जबकि भारत और अफगानिस्तान के बीच जो रेखा हो उसको डुरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। डुरंड रेखा का निर्धारण कब किया गया था? तो 1896 यानी 1896 में किया था, सर डुरंड के द्वारा किया गया था। ठीक है। डुरंड रेखा का निर्धारण 1896 में। भारत का कौन सा 3 राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? तो त्रिपुरा राज्य। ठीक है फ्रेंड्स, त्रिपुरा राज्य जो है वो 3 तरीके से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। कुल 856 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच लगने वाली सीमा को क्या कहा जाता है? तो शून्य सीमा रेखा कहा जाता है। ठीक है, जीरो लाइन कहा जाता है। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच जो सीमा लगता है उसको जीरो लाइन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो काली नदी। भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? काली नदी। अगला प्रश्न है, भारत और भूटान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 699। अभी मैंने पीछे भी बताया 699 किलोमीटर की सीमा बनाता है भूटान के साथ। अगला प्रश्न है, भूटान भारत के कितने राज्यों से सीमा बनाता है? तो फ्रेंड्स 4 राज्यों से सीमा बनाता है। कौन कौन से? सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। तो भूटान 4 राज्यों से सीमा लगाता है, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है। भूटान देश भारत के किस राज्य से सर्वाधिक सीमा लगाता है? तो असम से लगाता है 267 किलोमीटर, यानी 699 किलोमीटर में फ्रेंड्स 267 किलोमीटर अकेले सीमा लगाता है असम के साथ भूटान। ठीक है। अंगूर और इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इसको याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अंगूर और इमली में क्या पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल। चींटी और बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेथनोइक। ठीक है फ्रेंड्स, चींटू और बिच्छू जो डंक मारते हैं फ्रेंड्स उसमें मेथनोइक अम्ल होता है। जैसे चींटी आपको काटती है तो आपको चुनचुनाने लगता है, या बिच्छू आपको मारता है तो फ्रेंड्स तो वहाँ चुनचुनाता है और चरता है, तो उसमें कौन सा अम्ल होता है? मेथनोइक अम्ल, वो छोड़ देते हैं। ठीक है। नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू और संतरे में, जबकि अंगूर और इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। ठीक है। अगला प्रश्न है, बेकिंग पाउडर बनाने में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग पाउडर बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल का। खाना पचाने में कौन सा अम्ल उपयोगी होता है? तो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो फ्रेंड्स खाना पचाने में सहयोगी होता है। अगला प्रश्न है, सोना और चांदी के शुद्धिकरण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है सोना और चांदी के शुद्धिकरण में। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल।
ऑक्जेलिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। कपड़े से जंग के धब्बे जो हटते हैं फ्रेंड्स वो किसके होते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल के कारण। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। तो देखिए फ्रेंड्स 7.4 पीएच मान होता है, तो इसका जो प्रकृति होता है वो क्षारीय होता है, ठीक है ना। क्या होता है? क्षारीय। एक वैज्ञानिक थे फ्रेंड्स सोरेनसन, जिन्होंने एक पीएच स्केल दिया था। इसमें 0 से 14 तक अंक इसमें निर्धारित किए थे, 0 से 14 तक, और बीच में 7 था। तो जिसका भी पीएच मान 7 से कम होता है फ्रेंड्स तो उसका स्वाद अम्लीय होता है, और जिसका भी पीएच मान 7 से 14 के बीच होता है उसका क्षारीय होता है, ठीक है। तो इसका क्या है? 7.4 यानी हल्का क्षारीय होता है रक्त का पीएच मान। पीएच स्केल किसने दिया था? तो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, लार का पीएच मान कितना होता है? तो 6.5 होता है। देखिए एक कैसा होगा, अगर इसका प्रकृति कैसा होगा तो ये अम्लीय होगा, ठीक है ना। आज जबकि जिसका 7 होता है फ्रेंड्स पीएच मान, उसको उदासीन कहा जाता है। जैसे जल होता है, जल का पीएच मान उदासीन होता है, ठीक है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो 6 होता है। अगला प्रश्न है, क्षार का जलीय विलयन लाल लिटमस पेपर को किस रंग में बदल देता है? तो लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है फ्रेंड्स। जब क्षार का विलयन जो होता है उसमें अगर लाल लिटमस पेपर को डाला जाए तो कैसा हो जाता है फ्रेंड्स? नीले रंग का हो जाता है। अगला प्रश्न, जल को मृदु बनाने में किस क्षार का प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है जल को मृदु बनाने में। अगला प्रश्न है, साबुन बनाने और पेट्रोलियम साफ करने में किस क्षार का प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स, कपड़ा साफ करने वाले साबुन में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। या पेट्रोलियम साफ करने के लिए जो क्षार का प्रयोग किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? तो मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। जो प्रायद्वीपीय भारत है फ्रेंड्स, ये है जो प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है ना। इसको किस नाम से जाना जाता है? तो मालाबार तट से जाना जाता है प्रायद्वीपीय भारत को, ठीक है ना। अगला प्रश्न, ठीक है, पश्चिमी घाट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक है फ्रेंड्स पश्चिमी घाट। प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी समुद्री तट को अन्य नाम से भी जाना जाता है, कोरोमंडल तट। किसको जाना जाता है फ्रेंड्स? कोरोमंडल तट से जाना जाता है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो तमिलनाडु के अंदर है फ्रेंड्स नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ठीक है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो डोडा बेटा। कई बार पूछा जा चुका है, जो कि 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है। डोडा बेटा जो है वो नीलगिरी की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। अगला प्रश्न, भारत एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? तो दक्षिण एशिया में स्थित है। एशिया महाद्वीप देखिए फ्रेंड्स, ये एशिया है, तो आप देखते हैं हमारा भारत कुछ यही है, तो ये तो एकदम सबसे लास्ट में भारत का मिलता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दिल्ली है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो फ्रेंड्स 11,320 प्रति वर्ग किलोमीटर पर व्यक्ति निवास करते हैं। छोटा अंडमान द्वीप से कार निकोबार द्वीप को कौन सा चैनल अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल जो अलग करता है वो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। यानी यहाँ आप कह सकते हैं कि छोटा अंडमान द्वीप और कार निकोबार द्वीप को अलग करता है 10 डिग्री चैनल, ठीक है। अगला प्रश्न, 9 डिग्री चैनल किन दो देशों को पृथक अलग करता है? तो कावारती और मिनिकॉय। कावारती और मिनिकॉय दोनों स्थलों को फ्रेंड्स अलग करता है 9 डिग्री चैनल, ठीक है। भारत के समुद्री मार्ग की खोज करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो पुर्तगालियों को। सर्वप्रथम पुर्तगालियों आए थे फ्रेंड्स भारत में, जो उनको श्रेय दिया जाता है भारत के समुद्री मार्ग की खोज के लिए। वर्ष 1498 ईस्वी में किस पुर्तगाली अन्वेषक ने यूरोप से भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो वास्को डी गामा। पहली बार भारत कौन आया था? वास्को डी गामा, जो कि पुर्तगाल का, इसे वास्को खोजकर्ता भी इंडिया का माना जाता है। भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? तो पुर्तगाली थे फ्रेंड्स भारत आने वाले। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये 100 प्रश्नों की श्रृंखला जो है काफ़ी अति महत्वपूर्ण श्रृंखला आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट, सत्येंद्र सर की मेहनत आपको पसंद आ रही हो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने मित्रों के पास शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।